ओके। आत्मानंदन सभी मास्टर्स को श्री भगवती क्लासेस एरंडोल के माध्यम से प्रस्तुत ध्यान और स्वाध्याय के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको सभी को पता ही है कि हम इस सेशन में एक बुक, उसका स्वाध्याय और उसके अकॉर्डिंग ध्यान लेते हैं। तो आज हम एक नया बुक शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ है मास्टर पूजा, और वो हमें दी थर्ड आई नाम का एक बुक है जो टी लोमसांग रिम्सपा इन्होंने लिखा हुआ है। और इस बुक के बारे में सभी ज्ञान वो मास्टर पूजा हमें देने वाली है। तो मास्टर पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस स्वाध्याय और ध्यान कक्षा में। और मैं आपको सभी सूत्र प्रदान करती हूँ, आप अभी संभालिए सभी। थैंक यू। Thank you, Master. Thank you, Yuvendra ma'am, and thank you to all team. ये सेशन शुरू करने से पहले मैं पिता महापत्री जी, स्वर्णमाला पत्री जी, वंशी किरण सर, सुकन्या मास्टर, सदगुरु स्पिरिचुअल फाउंडेशन की पूरी टीम और यहाँ देवयानी मैम की पूरी टीम, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। जो भी साधक यहाँ पे उपस्थित है उनको कोटि कोटि नमन, जो हमें यूट्यूब पे देखेंगे उनको भी कोटि कोटि नमन। मास्टर्स 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। हम पूरा ध्यान श्वासों पे रखेंगे। आज के इस सेशन को हम शुरू करने जा रहे हैं। एक न्यू बुक है, नया पुस्तक है, नया सफर है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। मास्टर्स, आज के इस सेशन में हम सूर्य भगवान हनुमान को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें गाइड करे। ये मौका हमें मिला है, उसके लिए भी धन्यवाद करेंगे। 1 मिनट पूरा ध्यान श्वासों पे केंद्रित कीजिए। अब आप हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए और आंखों को धीरे से खोल दीजिए। ओके मास्टर्स, आज हम एक न्यू बुक के साथ शुरू करने वाले हैं ये वीक, ये आज का दिन, ये सेशन, और एक नया सफर है ये। इसमें हम देखने वाले हैं थर्ड आई एग्जैक्टली होता क्या है, थर्ड आई कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारा थर्ड आई। थर्ड आई जो यहाँ हमारे माथे पे होता है, जिसे हम तीसरी आंख बोलते हैं, ज्ञान चक्षु बोलते हैं। और
ये चक्रा भी है। इसे हम थर्ड आई चक्रा के नाम से जानते हैं। आज्ञा चक्र बोलते हैं हिंदी में। तो ये चक्र एक्टिवेट करने की क्या जरूरत होती है? तो पहले मैं बताना चाहती हूँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थर्ड आई के बारे में। बचपन में जो भी सोल एक इनकारनेशन लेता है, वो जब एक बेबी की तरह यहाँ पे जन्म लेता है, उसकी थर्ड आई एक्टिवेटेड होती है ऑलरेडी। ओके मास्टर, तो इसीलिए वो एक प्योरेस्ट फॉर्म में होता है हमेशा। एक बैलेंस्ड उसका इमोशन होता है। तो हम बोलते हैं कि हर एक बच्चे के पहले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, जैसे जैसे वो सीख रहा है चीजें, उस तरह से उसकी सारे चक्रास में ना डेवलपमेंट होती रहती है। जिस जगह पे वो है, जिस एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, हर एक चीज की वजह से उसके चक्रास पे इफेक्ट होता जा रहा है, वो अफेक्ट होते जा रहे हैं। ओके, तो उसमें थर्ड आई चक्रा भी होता है। किसी किसी का थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रांग होता है, जो बहुत सालों तक उन्हें बहुत सारे इंट्यूशंस आते रहते हैं और वो फॉलो करते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं। और बहुत सारे बच्चे इस इंट्यूशन को समझ नहीं पाते हैं। इंट्यूशन बता रहा है एक राह, लेकिन मुझे ये समाज बता रहा है कोई और रास्ता। मैं क्या करूं? राइट? तब वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो वहां पे फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये थर्ड आई, जब हम ये एक स्टेज में आ जाते हैं, कभी कभी वो स्टेज में आने तक पूरी तरह से बंद हो जाता है। बिकॉज हम हमारी जो इंट्यूशन है, वो जो हमारा कॉन्शियसनेस है, उसको दबा के हम उस चीज को ध्यान दे रहे हैं जो समाज में भौतिक जीवन में ज्यादा जरूरी है ना। तो वो जो एक्टिवेटेड था ऑलरेडी, वो धीरे धीरे बंद होता जाता है। ओके, फिर भी इंट्यूशन कभी बंद नहीं होता है। वी स्टिल गेट सम इंट्यूशन एंड गाइडेंस फ्रॉम द मास्टर्स। और अभी जब हम मेडिटेशन में फिर से जुड़े हैं, जो लोग मेडिटेशन करते ही जा रहे हैं, उनका फिर से थर्ड आई एक्टिवेट होने लगता है, उनका इंट्यूशन बढ़ने लगता है, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, पूरा लेवल वो एक स्टेज पे चला जाता है जहाँ पे दे फील द ब्लिस। जो आनंद पाते हैं ना, वो आनंद की भाव अंदर तक चला जाता है। तो ये इम्पोर्टेंस है थर्ड आई का। ओके, थर्ड आई बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। थर्ड आई एक्टिवेट होना इसका मतलब है आपका आंतरिक जो भी, जो जीवात्मा हम बोलते हैं ना, आंतरिक हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है। ये पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे होते हैं हमारे, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में, वहां पे होता है हमारा थर्ड आई। ओके, जिसे हम सोल का एक स्थान बोलते हैं। सोल कहाँ पे होता है हमारा? यहीं पे होता है हमारा सोल। ओके, तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। क्यों? जब भी आप में बहुत घबराहट होती है, थर्ड आई उसको इंटेंसिफाई करेगा। जब भी आप में कोई खुशी की भावना होती है, थर्ड आई उसको भी इंटेंसिफाई करेगा। आप में जो भी ज्ञान है, अगर वो सही रास्ते से आपको मिला है, सही जरिए से मिला है, तो आपका थर्ड आई उसको इंटेंसिफाई करता है आपकी प्रगति के लिए। ओके मास्टर्स, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है। ये थर्ड आई बुक लॉब्संग रामपा की एक आत्मकथा है। ये एक लामा है, लामा जो तिब्बत में रहते थे। तिब्बत अभी चाइना ने उनको ऑक्यूपाई किया है, बट तिब्बत एक डिफरेंट कंट्री है। वो पहले एक सेपरेट कंट्री थी, जैसे कोई इंडिया है, बांग्लादेश है, कोई और कंट्री होती है, वैसे एक खुद का उसका अस्तित्व था। लेकिन अभी वो ऑक्यूपाई किया गया है दूसरी कंट्री से। तो ये स्टोरी है टी लॉब्संग रामपा। ये नाम उनको दिया गया है उनकी पहचान छुपाने के लिए। ये बहुत जरूरी था। जहां से वो आए हैं, उनके परिवार, उनके मित्र, और जिस लामा मठ से वो आए हैं, लामा सरी बोलते हैं इंग्लिश में, लामा मठ से आए हैं, उन सारी चीजों को सिक्योर, सुरक्षित रखने के वजह से इनको ये नाम दिया गया है। उनका असली नाम कभी भी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन हमारे लिए ये टी लॉब्संग रामपा ही होंगे हमेशा। हिंदी में अनुवादन डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी ने किया है। क्योंकि आज हम यहाँ पे हिंदी में लेने वाले हैं ये पुस्तक, तो मैं हिंदी में जो भी उन्होंने अनुवाद किया है उनका नाम बता रही हूँ।
तो इसमें हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग से ही। हम देखेंगे कितने चैप्टर्स है, क्योंकि हर एक चैप्टर में हमें कुछ डिफरेंट बताया गया है। टोटल चैप्टर है 18 चैप्टर्स मास्टर्स। तो हम आज सिर्फ प्रस्तावना देखेंगे, थोड़ा सा लॉब्संग रामपा के बारे में सोचेंगे, और ये पुस्तक क्यों लिखी गई, कब लिखी गई, उसके पीछे क्या विवाद हुए थे, क्या सच्चाई है, वो सब कुछ देखेंगे। तो लॉब्संग रामपा ने ये बुक अपने बचपन के अनुभवों के साथ शुरू की है। उन्होंने बताया कि वो जब बच्चे थे, 4 साल के बच्चे थे, तब उन्होंने एक तिब्बतियन लड़के की तरह कैसे जीवन बिताया अपने परिवार के साथ। ओके। तो जब ये बच्चे थे, तभी से उनको पता था, मतलब जो भी उनके आसपास के लोग हैं, कि ये आगे जाके लामा मठ में जाके प्रशिक्षण लेने वाले हैं। उनकी जो क्वालिटीज है, उसको वो दर्शाया करते थे जब वो छोटे थे। वो देख के ही उनके फैमिली को पता था आगे जाके ये यही काम करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने बताया सेकंड चैप्टर में कि उनका बचपन कैसे खत्म हो गया। अब वो एक आयु तक आए हैं जिस आयु में उनको लामा मठ में भेजा जाएगा। ओके, अपनी फैमिली से दूर। अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा है, अब वो रिस्पॉन्सिबल बच्चा बन गया है। अब वो सीखने के लिए तैयार हो गया है, इसीलिए उन्होंने आगे की जर्नी स्टार्ट की। तीसरे चैप्टर में बताया गया है कि घर छोड़ते हुए उनके क्या अनुभव थे, एक बच्चे की तरह, और लामा मठ ज्वाइन करते हुए उनके क्या अनुभव थे, क्या फीलिंग्स थे। ओके, उसके बाद बताया गया है कि वो जो लामा मठ में थे, वहां के अनुभव, मंदिर के जैसे उनको फील कैसे होता था, तो वहां पे प्रशिक्षण में उनको क्या मिलता था। ओके। इसी तरह से 7वें चैप्टर तक जब आते हैं हम, तब बताया गया है कि उनकी तीसरी आंख, तृतीय नेत्र कैसे खोला गया। एक प्रोसेस है लामा मठ में, वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। जिनकी भी थर्ड आई एक्टिवेटेड है, लेकिन उन्हें एक लेवल के पास जाना है जहाँ पे उनको अ, उस थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए एक प्रोसेस करनी पड़ती है, एक प्रोसीजर करनी पड़ती है, जिसे हम सर्जरी भी बोल सकते हैं अपने शब्दों में। तो एक प्रोसेस उनको करनी पड़ी वो चीज वहां पे। ये लामा मठ लासा लासा प्रदेश में है। लासा प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी भी है चंकिंग नाम की। तो इस चंकिंग नाम की यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया किया है। उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। कोटाला नाम का एक प्रदेश है लासा परिसर में, तो उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद की यात्रा आसान नहीं थी उनके लिए। जब तिब्बत को ऑक्युपाई किया गया था, मतलब उन पर किसी और देश ने अपना अधिकार दिखाया था। ओके। उसके बाद अंतिम दीक्षा उनको कैसे मिली, लामा जब वो बन गए, जब वो डॉक्टर बन गए, चिकित्सक बन गए, उसके बाद उनकी कैसे अ, वहां पे जर्नी हुई है। और एंड में उन्होंने बताया है लास्ट चैप्टर में कि तिब्बत को उनको छोड़ना पड़ा, उसके रीजंस, उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद ये बुक कैसे हम तक आई। ओके, ये सब कुछ इसमें है। एक पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगी मास्टर्स। मैं एक शेयर करती हूँ आपसे फोटो। तो ये है लासा, ये है लासा। लासा में हम देख सकते हैं, ये है पोटाला। ओके, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। ये है चाकपोरी। और ये है यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जिसे हम बोलेंगे चंकिंग। चंकिंग यूनिवर्सिटी है। मुझे यहाँ पे मिल नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे है। ओके मास्टर्स, यहाँ पे एक चंकिंग यूनिवर्सिटी है जहाँ से उन्होंने डिग्री प्राप्त की है। जो भी उन्होंने सीखा है उस यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय से उनको डिग्री मिली है। और वो डॉक्यूमेंट हर एक को नहीं मिलता है, वो गिने चुने लोगों को ही मिलता है, क्योंकि दे आर द पर्सन्स हु आर केपेबल ऑफ अचीविंग दोज थिंग्स। तो यहाँ पे ये परिसर के बारे में बताया गया है। ओके, आगे देखते हैं मास्टर्स कि ये प्रकाशक ने ये क्यों प्रकाशन किया। तो ये शुरू करते हैं तिब्बत
लामा की ये आत्मकथा, ये बता के उनके अनुभव का अद्वितीय लेखा जोखा है जिसको सुनिश्चित करना अपरिहार्य रूप से कठिन था। क्यों कठिन था? ये बोल रहे हैं कि इसको ये आत्मकथा तो तिब्बतीय लामा का ही था, लेकिन इसको प्रकाशित करना बहुत कठिन था, क्योंकि जब इन्होंने ये पुस्तक लिखी तो इन्होंने 20 ज्ञानी लोगों को ये पुस्तक पढ़ने के लिए दी। ओके, पब्लिश होने से पहले, ये 1956 की बात है। तब उन्होंने ये 20 ज्ञानी लोगों को दी जो इस विषय में ऑलरेडी ज्ञान रखते थे, विदेश में, भारत में या फिर तिब्बत में नहीं, विदेश में इस चीज के बारे में, आध्यात्मिक चीजों के बारे में वो ज्ञान रखते थे 1955 56 में। तब उनमें से कुछ लोग इस पर बहुत विरोध करने लगे कि ये चैप्टर सही नहीं है, ये पोर्शन सही नहीं है। लेकिन कुछ चीजें उनको सच में लगती थी कि ये हुई है, ये कोई मनगढ़ंत चीजें नहीं है। तो ये बहुत विवादों में चली जब वो पब्लिश होने वाली थी। तो प्रकाशक ने सभी को पूछा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो तिब्बत लामा का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो तिब्बतीय परिवार के साथ पले बड़े हैं, वहां रहे हैं, उन्होंने वो एटमॉस्फेयर देखा है? किसी ने नहीं देखा है। तो उन्होंने ये उनको कन्विंस किया कि जो भी लॉब्संग रामपा बता रहे हैं, उनके पास उन सारी चीजों के दस्तावेज है, उनके पास चुंकिंग यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स है जिसमें लिखा गया है कि वो एक लामा है वहाँ के, जो डॉक्टर भी बोल सकते हैं वहाँ के, बट नॉट जस्ट इन फिजिकल वे, वो आध्यात्मिक रूप में भी वो प्रगत थे। ये बताना बहुत इजी है, क्योंकि जब उन्होंने ये पुस्तक लिखी, आत्मकथा बताई गई, जैसे वो बता रहे थे उनसे ही पता चल रहा था कि ये कितने असामान्य शक्तियां और कितनी सारी चीजें इनमें प्रगट है, राइट? तो ये उन्होंने कन्विंस किया, तब जाके ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, जब सारे लोग कन्विंस हो गए। उन्होंने ये भी बताया है कि इसमें जो भी उनके परिचय के लोग हैं, लामा, ये लॉब्सेंग रामपा के आजू बाजू के लामा है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनका खुद का परिवार है, इनकी जो भी अभी की परिस्थिति है, उनका सच्चा नेम, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ छिपाया गया है, क्योंकि उनमें से कई लोग अभी भी तिब्बत में ही रहते हैं, वही कम्युनिस्ट लोगों के साथ रहते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। उनको ये डिफिकल्ट होगा अगर ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने पूरी तरह से वो गुपित रखा है। इसमें ये भी बताया गया है, शायद ये सारी चीजें आपने वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से की है, मे बी वेस्टर्न कंट्रीज को नहीं पता चलना चाहिए ये कहाँ से आए हैं, तो ये ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये बच्चा बहुत आविष्कारी है। इसका थर्ड आई, थर्ड नेत्र को ओपन, जो ऑलरेडी था, उसको एक्टिवेट फिर से करने के लिए, सही रास्ते में ले जाने के लिए, और ज्ञान के मार्ग पे लेकर जाने के लिए उनको एक प्रक्रिया की गई थी, और इसीलिए अद्वितीय बन गए हैं ये। और इनकी लाइफ की जो भी स्टोरी हमको पता चलनी है, उसकी वजह से किसी को भी परेशानी ना हो, इसलिए ये किया गया है। कोई वेस्टर्न स्टाइल से या फिर कोई चीज से इसका प्रभाव नहीं हुआ है। उसके बाद खुद लामा, ये लॉब्संग रामपा बताते हैं, मैं एक तिब्बती हूँ, कुछ उन लोगों से लोगों में से एक, जो इस अनजान पश्चिमी विश्व में पहुंचे हैं। मतलब ये अभी तिब्बत में नहीं है, ये ऐसे जगह पे है जहाँ पे उनके पेशेंट्स है अमेरिकन, जापानीज। ये एक बंदीशाला है, ये एक जेल है जहाँ पे एक डॉक्टर की तरह काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनके पेशेंट्स है अमेरिकन एंड जापानीज लोग, और इस माध्यम से उन्होंने इंग्लिश सीखी। अब ये जो भी इंग्लिश में बता रहे हैं, वो इंग्लिश उसके माध्यम से सीखी गई है, इन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। वो कभी भी लिख नहीं पाते थे इंग्लिश, लेकिन सिर्फ उन पेशेंट्स से कम्युनिकेशन करने के लिए उन्होंने इंग्लिश सीखी, उन्हीं से, उनके ही पद्धत से, मतलब उन द वे दे स्पीक, कुछ और डिफरेंट वे से नहीं सीख पाए वो।
वो बोल रहा है कि मैंने मेरे जो भी इस जीवन ये आत्मकथा में बताया है वो हर एक चीज सही है, इसमें कोई भी एग्जैजरेशन नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, ज्यादा कुछ बताया नहीं है, इसमें कुछ कम भी बताया नहीं है। लेकिन मैंने खुद के परिवार के और म- म- मित्रों के बचाव के लिए उनकी जानकारी छुपाई है, मेरे खुद का नाम भी छुपा के रखा है, क्योंकि मुझे पता है टॉर्चर क्या होता है, प्रताड़ना क्या होती है, मैंने वो देखा है। अगर जहां अब तिब्बत है वहां के कम्युनिस्ट को पता चल गया ये मुझसे हुए हैं, ऐसा सब कुछ होता है वहां पे, या फिर मैंने ये सब विदेश में जाके बताया है, तो उसके परिणाम बहुत खराब होंगे और उनको टॉर्चर सहन करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सरल शब्दों में लिखा है कि मुझे पता है वो टॉर्चर क्या होता है। ओके मास्टर्स। और उन्होंने बताया कि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा मेरी इस कहानी पे, लेकिन उनको तो विश्वास इस पर भी नहीं था कि यहाँ पे कोई बड़े बड़े जानवरों के जीवाश्म भी मिल जाएंगे, कोई मछलियाँ जो एक डायनासोर की जैसे बड़ी भी हो सकती है, उसके भी जीवाश्म मिलेंगे, फॉसिल मतलब उसके हड्डियां मिलेंगी, लेकिन उन्हें मिली, उन्होंने वो रेफ्रिजरेट करके यूएस भेज दी रिसर्च करने के लिए। तो उन्होंने रामपा ने ये बताया कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो विदेश के लोगों ने पहले मानी नहीं थी, लेकिन वो थी, सच में थी। जब उनको वो सच्चाई में मिली, तब उन्हें पता चला ओके ये होता है, विश्वास रखने लायक है। तो ये साबित होगा जब वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे। जो मेरी स्टोरी है उसी की तरह है। जब ये अनुवाद हो रहा था, अनुवाद इसका 2015 में हुआ है मास्टर्स, एग्जैक्टली 60 years आफ्टर द फर्स्ट पब्लिशिंग। मतलब जब ये पब्लिश हुआ था 1955 में, उसके 60 साल के बाद ये हिंदी में पब्लिश हुआ है। लामा हमारे आसपास के ही है, राइट, हमारे जैसे ही उनकी ट्रेडिशंस है, कल्चर्स है, लेकिन भारत में ये पुस्तक 2015 में प्रकाशित हुई है। तो ये प्रकाशन जैसे मैंने बताया आपको, ये किया गया है वेद प्रकाश गुप्ता जी से, ये डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी है। फिर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अम, अ, विरोध हुआ इस चीज के बारे में कि ये बहुत तांत्रिक और ये सब चीजों के बारे में है, आप अंधश्रद्धा फैलाओगे वगैरह वगैरह। लेकिन उसको भी उन्होंने बहुत कन्विंस किया लोगों को कि इसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये प्योरली साइंस है। और साइंस के पीछे सारे प्रोसेसेस है, जैसे साइंटिफिकली सेफ होते हैं, किसी किसी को इस चीज से कोई भी तकलीफ ना हो, इसकी तरह इसकी पूरी तरह से उन्होंने ध्यान रख के ये किया गया प्रोसेस है। तो इसीलिए कोई तांत्रिक चीज नहीं है। और ये थर्ड आई बुक यहीं से स्टार्ट होती है, प्रकाशित हो गई इसके बाद, ये कन्विंस होने के बाद। मास्टर्स ये सिर्फ मैं प्रस्तावना बता रही थी, नेक्स्ट चैप्टर हम टुमारो लेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको कोई क्वेश्चंस है? आपने कभी सुना है थर्ड आई के बारे में? आप बताएं, आपको क्या पता है, बताइए, कोई भी बताइए। देवयानी मैम बोलिए आप, आपको क्या सोचना है, क्या होता है थर्ड आई, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये बुक? ओके, युगंधरा कौन मैम। हाँ। मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने इंट्यूशन की बात बताई ना अभी, तो बोलते हैं ना कि लेडीज में इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, तो ये बात जो है ये अ, आज्ञा चक्र के बारे में होती है या फिर और कुछ है? आज्ञा चक्र के बारे में होती है, लेकिन लेडीज जैसे माता की जैसे उनकी भावना ऑलरेडी होती है, राइट, ममत्व बोलते हैं ना, वो हर एक बच्चे में भी है, छोटी बेटी भी है हमारी, होती है, उसमें भी होता है। तो ये ममत्व जो होता है इमोशनल साइड में हमें लेके जाता है, जो इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए हमें बार बार बढ़ावा देता है।
जो भी इंसान बहुत भौतिक जीवन में उनको उनका दृष्टिकोण भौतिक जीवन की तरफ ज्यादा है, वो अपनी इंट्यूशंस को दबाते रहेगा। वो बोलेगा नहीं नहीं, ये बहुत इमोशनल साइड है, ये इस पर मैं ध्यान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भौतिक जीवन में सक्सेस पाना है। राइट। एक्चुअल में सक्सेस हमारा इनसाइड होता है कि आप कितने खुश हो। राइट। वो वो तब इतना जरूरी नहीं लगता है जब आप बहुत प्रैक्टिकल होते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में पैसा, शोहरत, जो भी हमारे पास अभी है, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। जो हमें प्राइड चाहिए, जो क्या बोलते हैं उसे, प्राइड को, अम, अ, नाम होना चाहिए। राइट। जगत शोहरत, में हाँ। मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस होता है। आंतरिक सुख इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है उसको। आंतरिक सुख, देखिए बहुत सारी लेडीज आज भी इंडिया में है जो जॉब नहीं करती है, घर पे ही काम करती है, लेकिन कितने मन से करती है, कितने प्यार से करती है। राइट। और उनको कभी भी रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी मुझे काम नहीं करना है, मुझे रिटायरमेंट चाहिए, कभी फील नहीं होता है उनको। लेकिन जो लोग बाहर जाके काम करते हैं, उनको एक पॉइंट पे फील होता है कि नहीं, मुझे तो अभी रिटायर होना है। उसमें वो प्यार नहीं है। राइट। वो इमोशनल साइड जो है ना, वो थोड़ा सा लैकिंग है वहां पे, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्यादा है ना। लेडीज जो मॉम्स होते हैं घर पे, उनको पैसे नहीं मिलते उस चीज के, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। वो मन से कर रही है। या फिर कोई भी हस्बैंड्स भी करते हैं घर पे काम। राइट। दे थिंक दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो प्यार से कर रहे हैं, उन्हें नहीं जरूरत है, वहां पे रोक नहीं आती है। तो वो जो इंट्यूशन है ना, थोड़ा सा उससे डिफर हो जाता है, इमोशंस एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग से। तो इंट्यूशन सब सब में है, लेडीज में ही नहीं, सिर्फ जेंट्स में भी है, सब में है, महिलाओं में है, पुरुषों में है, सब में है। लेकिन वो किस तरह से लेते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट। इस भगवान सर बोलिए, उनको भी कुछ बोलना है। भगवान सर, आपको कुछ पूछना था? नहीं मैडम, मैंने खाली थर्ड आई भगवान शंकर का ही देखा है, वो पिक्चर में देखा है। और उसके बारे में इतना ही पता है कि भगवान शंकर को जो जैसा नॉलेज मिलता है वैसा अपने को मिले, यही मैं अभी भी ध्यान में देखता हूँ। पर कुछ लैक ऑफ ऐसा जो एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही। यस। सो रियली गुड पॉइंट, मतलब आपने देखा है, बोला है। देखिए, हम जब बोलते हैं थर्ड आई भगवान शंकर का, बोलते हैं देखो मेरा थर्ड आई ओपन हो जाएगा, ना डराते हैं, रौद्र हो जाएगा। इट्स नॉट, ये ऐसा रिलेशन नहीं है। थर्ड आई ज्ञान का है। ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान करना मतलब, देखिए जब भी भगवान शंकर तांडव करते हैं, वो सिर्फ रौद्र रूप में नहीं करते। वो जब बहुत हैप्पी होते हैं ना, तब भी वो तांडव करते, वो डांस करते हैं। लेकिन हमारा दृष्टिकोण कैसा है, थर्ड आई ओपन होना मतलब ओ रौद्र रूप ओपन हो गया, नहीं। वो रियलिटी ओपन होता है, रियलिटी, द वे इट इज। ओके। जो आप हो, जैसे हो, जो है, उस तरह से स्पष्ट रूप से वो ज्ञान ओपन होता है आपके लिए। मैं क्यों बोल रही हूँ ये, देखिए, जब थर्ड आई किसी का एक्टिवेट हो जाता है, उनकी क्षमता है, लेकिन उनमें बहुत डर है किसी चीज का, है ना, तो वो बढ़ने लगता है, क्योंकि दैट इज द रियलिटी ऑफ यू। मतलब आप में अगर डर ज्यादा है, तो आपको वो दिखेगा, ज्यादा बढ़ा के दिखेगा, क्योंकि आपको उसको ओवरकम करने की जरूरत है। ओके। तो ये ज्ञान इस तरह से लीजिए। अगर थर्ड आई ओपन हो रहा है, और जो आप फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो, वो फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी आपको? ध्यान करके ही। ओम का जाप क्यों करते हैं? वो कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ओम एक फ्रीक्वेंसी है। एक फ्रीक्वेंसी है जिससे आप एक्टिवेट कर सकते हो आपके थर्ड आई को, जो कनेक्ट करता है महादेव की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं, या फिर गॉड, जिसे कोई रिलीजन नहीं बताना है, हम बोलेंगे परमात्मा की फ्रीक्वेंसी है वो। ओके। जो एक परम आत्मा है। राइट। सुपर कॉन्शियसनेस में है वो।
ओके, तो वो फ्रीक्वेंसी है ओम से मिलेगी। ओम नमः शिवाय जो बोलते हैं ना हम, ओम ओम जो होता है ना उसमें, वही है फ्रीक्वेंसी। एंड अगेन जैसे मैं बोल रही हूँ, वो इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। कैसे करोगे आप? ध्यान करके। जो कॉस्मिक एनर्जी आपको सहस्रार से मिल रही है ना, उससे ही वो इंटेंसिफाई होगी। अगर आप बैकग्राउंड में ओम म्यूजिक लगा के ये कर रहे हो ध्यान, तो आप एक पॉइंट पे देखोगे कि आप वो फील कर पाते हो, वो फ्रीक्वेंसी को। द द क्या बोलते हैं उसको, जीरो स्टेट, लेकिन वो डिफरेंट लेवल पे आप फील कर पाओगे। अ, ये फ्रीक्वेंसी के बारे में है। और जैसे मैं पहले बोल रही थी, गुस्सा या फिर डर जो है ना, उसको निकाल के प्यार को भी बढ़ाना है, लेकिन एक लिमिट तक। उसे भी ज्यादा नहीं करना है, वो भी इंटेंसिफाई होगा। इतना प्यार आ जाएगा कि कोई कुछ भी कर रहा है तो मैं रो पड़ती हूँ। उसको तकलीफ हो रही है तो मैं रो पड़ती हूँ। ये भी ठीक नहीं है ना। सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी अटैचमेंट नहीं चाहिए हमें। आशा जी कुछ बोल रही है। आशा जी बोलिए। या शून्य शून्य स्थिति में आना, शून्य क्योंकि से। ये चालू हाँ। करो ना मैम। नहीं, मैं तैयार नहीं, अभी कहीं जाना था तो ज्यादा तैयार नहीं बैठी। तो अभी एक्चुअली ये शून्य स्थिति का बात है कि सही बोला है, जब बचपन से भी होता है, खुलता है। और भारत का में ज्ञान भूमि, इतना ज्ञान है और कर्म भूमि, पहले नहीं समझ आया, अभी जानने लगी कि वो इंट्यूशन पावर सब में है। ये गलत है, सही है, मगर उसको यूज करना नहीं आया। हमको यही बताया गया है कि तीसरा अंक मीन्स गलत चीज के लिए। गलत भी वैसा कि जब कोई गलत है उसको ठीक करने के लिए आपका तीसरा अंक खोलते हैं शिव जी। हाँ, ऐसे बोले थे। तो क्या मतलब है? वो गलत चीज हो रहा है तो आपको पहचान में आ रहा है, मीन्स आपका तीसरा अंक ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, तभी तो आप गलत और सच को मतलब विभेद, लाइक डिफरेंस पता चलने लगा आप में, वो ज्ञान प्राप्त करने लगे आप। सो उस चीज को बढ़ावा दे के आगे जाने का बहुत हिम्मत पाना है, क्योंकि ये जो लाइफ दिया है इसीलिए कि पूरा विश्व को बचाना है। आप देखिए, ये स्वयं अपनी फैमिलीज में ही रहना, अपनी देश में रहना, ऐसा नहीं, पूरा विश्व को धरती माँ मांग रही है ये बचाव, जो हो चुका नष्ट अभी तक, तो उसको बचाना है। तब भी आपका हर किसी को वो ध्यान करना और अपनी तीसरे आंख को खोलना बहुत जरूरी है, इस चीज को ध्यान में लाना। थैंक यू। और ये एक, यस, थैंक यू आशा जी। और एक चीज बताऊं मैं, मास्टर, जब हम ये पढ़ रहे हैं ना, अभी करेंगे ना स्वाध्याय टुमारो से, जो एक्चुअल बुक पढ़ेंगे, उसको ना एक इनर चाइल्ड की तरह देखिए। ओके, इनर चाइल्ड मतलब हर एक के बीच में एक बच्चा है, राइट? हर एक के बीच में बच्चा है, बच्चे की तरह देखिए, जिज्ञासा से। जिज्ञासा लेके आइए उसमें। ओके, ये मत सोचिए ओके मेरा तो एक्टिवेटेड है, मैं क्यों सीखूं अभी। आगे अगर है भी, तो आपके लिए भी कुछ ज्ञान है उसमें। ओके, थर्ड आई का कलर होता है हमारा ब्लू कलर, राइट? आकाशी, आकाशी नीला कलर क्यों होता है? मेरे पीछे है देखिए, आकाश है, पानी है, उस दोनों का कलर सेम है। अंतर बहुत है, लेकिन रिफ्लेक्शन है ईच अदर का। ओके, तो ये ये अंतर रख के हमें एक होना है, आत्मा और भौतिक शरीर को। ओके, समझ रहे हो? एक आत्मा स्टेट में रहना है और भौतिक जीवन में रह के ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मा को बताना है। और आत्मा भी हमें इंट्यूशन देगी सही निर्णय लेने के लिए। वो एक कड़ी है बीच की, जो एक ब्रिज है ना, ये आकाश और पानी का, वो ब्रिज को कम करके एक लाना है। वो भी एक स्थिति में रह के, अटैचमेंट नहीं। डोंट हैव अटैचमेंट विद एनीथिंग। लाइक एंगर से भी अटैचमेंट नहीं चाहिए, लव से भी नहीं चाहिए, लोभ से भी नहीं, मोह से भी नहीं। डिटैच रहना है, लेकिन ज्ञान सब कुछ प्राप्त करना है। तो दिस इज अबाउट थर्ड आई एक्चुअली। थर्ड आई एक ब्लिसफुल एक स्टेट है जहाँ पे आपको शांतता प्राप्त होती है, एक प्यार की भावना प्राप्त होती है। बोलते हैं शिव शक्ति का वास है वहां पे। क्यों?
क्योंकि जैसे फेमिनाइन और मेस्कुलिन दोनों एनर्जीज है, जहाँ पे हम लव भी देखते हैं, शौर्य भी देखते हैं। दोनों भी चाहिए हमें, दोनों भी चाहिए हमें। तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं हम यहाँ से। तो टुमारो जब होगा ये सेशन, तो आप प्लीज रहिए। आप जिज्ञासा से सुनिए कि क्या है एक्चुअल में मेरे लिए इसमें, मेरे इनर चाइल्ड के लिए। मैम, जब हम हाँ, मैंने ऐसा सुना है कहीं पे कि विशुद्ध चक्र खुला रहता है जब हम ज्यादा लोगों को ध्यान के बारे में ज्यादा लोगों को ध्यान करवाते हैं, तो विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र जल्दी खुलता है। ऐसा ये सही ओपन ही हो है? जाते हैं। यस, ये हम बोलते हैं ना, सेंटर होता है हार्ट चक्र, राइट। भारतीय जो है वो पहले से ही आध्यात्मिक रूप से प्रगत है, इसीलिए बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्र से ऊपर के चक्रास एक्टिवेटेड है, बहुत सारे लोगों का। ओके। और लेकिन नीचे वाले चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। जैसे आपने बोला हार्ट चक्र के ऊपर है थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र से हम ये इजीली कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। अगर थ्रोट चक्र से सही ज्ञान आप दे पा रहे हो, वो भी सही मात्रा में। ओके। जैसे मैंने शुरू किया, मैंने बंद ही नहीं किया, तो ज्ञान बहुत बोरिंग लगेगा, राइट। आपको पता है सही मात्रा क्या है, किसी को क्या देनी है, सही मात्रा में पहुंचा दिया, तो आपका भी ज्ञान बढ़ रहा है। ओके। यू आर ऑल्सो गेनिंग दैट नॉलेज, विजडम। और उसके आगे आपका होता है सहस्रारा, जहां पे आप रिसीविंग स्टार्ट कर रहे हो मोर ज्ञान का, राइट। दोनों के बीच में है ये। तो ऑब्वियसली उसके पीछे जो, उसके आगे जो होता है वो एक फीलिंग होता है, वो चक्रास, वो फीलिंग होता है, 8 9 जो भी है ना। तो ये इम्पोर्टेंट चक्र है, जैसे आपने बोला कि यहाँ जाने के लिए, क्योंकि आंटी ये जी, ऐसे ही ओपन नहीं होगा, एक सीक्वेंस होगा उसमें। आंटी जी बात करिए। यस, हाँ। हाँ, बोलिए बोलिए शैला बोलिए। जी। अनम्यूट कर सकते हैं आप, कर सकते हैं आप अनम्यूट। आंटी जी आप। कहा कि अनम्यूट का बोल। ऐक ना. पहले उन्होंने कहा है कि वो शिव जी का तीसरा आंख था, हम्म। मगर दलाई लामा जो अभ्यास स्टडी करते थे, दलाई लामा थे, वो डॉक्टर दलाई लामा फर्स्ट, और वो बुद्ध के यहाँ जाके वो स्टडी करते थे। और शिव जी के बाद किसके पास तीसरी आंख है, तो वो बुद्ध के पास। तो ऐसा मेरे स्टडी से मुझे पता चला है। और हम जब अभी हमारे घर पे ध्यान करते हैं, तो मैं खुद लास्ट के जो जप होते हैं हमारे भगवान के, तो यहाँ उसको केंद्रित करके जप करते हैं। उसी को तीसरी आंख कहते हैं ना, यस, तीसरी आंख यहीं पे होती ये है। आपको कहना। यस, यू राइट। हाँ, वही जो आपने बोला, बुद्ध, भगवान बुद्ध, हम भगवान ही बोलते हैं, राइट, परमात्मा ही बोलते हैं सभी को, ये हमारा कल्चर के हिसाब से है। तो ये भगवान बुद्ध का भी एक्टिवेटेड था, इसीलिए उन्होंने ब्लिसफुल स्टेट पा ली थी। उन्होंने वो ज्ञान पा लिया था कि उन्होंने बताया था सबको, भौतिक जीवन में रह के भी आप ले सकते हो, आपको सन्यासी ही हमेशा होने की जरूरत नहीं है, राइट। वो तो फर्स्ट जो लामा सेम। बताया आपने मैडम, वो दलाई लामा थे, डॉक्टर दलाई लामा वहां से हुए थे। उसके बाद 4 5 6 लामा हो गए, और वो अब बुद्ध धर्म के प्रचार में इंडिया में आ गए। वो 6 या 7 वाले है वो। और फर्स्ट जो आपने नाम लिया है वो दलाई लामा थे। दलाई लामा सर सही बोला। सही वेरी। है, लेकिन उनकी जो अभी ये जो बुक जिन पर है, उनका हाँ, खुद का रियल नेम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो नहीं हाँ किया है। तो 2015 के बाद डिस्कवर हो चुका है। अच्छा, ओके, ये मुझे ज्ञान नहीं था एक्चुअली, ये मुझे नहीं पता था। दिस इज न्यू फॉर मी। मैम क्या बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को, नेटवर्क इशू। वो बोल रहे हैं, one second. वो बोल रहे हैं कि जो ये रामपा है, जो एक लामा है, राइट, वहाँ के लासा परिसर के, वो बोल रहे हैं कि वो असं बोलू लामा शकतो. सरी, लामा मठ जो है उसके ये पहले दलाई लामा थे, पहले। दलाई लामा आज की जनरेशन 7th जनरेशन है।
तो ये जानकारी मुझे पहले नहीं थी जो उन्होंने अभी मुझे दी। जो लॉब्सिंग रामपा है वो लामासरी के लामासरी लामा मठ के पहले दलाई लामा थे। ओके, ओह दिस इज न्यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। पता चला सर। इसलिए ना वो लोग क्या करते हैं जब हम एंटर करना होता है तिब्बत, इंडियंस को, एनीबडी ट्रैवलिंग, दे शुड नॉट शो एनी पिक्चर ऑफ लामा, कुछ भी दलाई लामा का कुछ भी होना नहीं चाहिए फोटो। अगर फोन में भी हो बुद्धा का नहीं अलाउ करते। राइट, दैट इज, हाँ तिब्बत ऑक्यूपाई, उसको ऑक्यूपाई किया है ना इसलिए। ऑक्यूपाई किया है चाइना ने। दैट्स ट्रू। यप, दैट्स ट्रू। वो है। देखिए कितना कितना अद्भुत है ये चीज। जहाँ पे आशा जी गए थे नेपाल और ये तिब्बत, ये सारे जो लोकेशंस हैं वो स्पिरिचुअलिटी में कितने आगे है। एक्चुअली वो जो लैंड है मानस सरोवर, वो भी खुद भी इटसेल्फ कितना कुछ है। वहां पे आप देखोगे हिमालय के जैसे बर्फ है, वहां पे देखोगे पानी है, वहां पे देखोगे रुक्षता मतलब जैसे डेजर्ट्स में होते हैं ना, वैसे ही है। राइट, वहां पे हर एक वेदर आ जाता है। वहां पे कोई लिमिटेशन ही नहीं है। वहां वेदर वाइज दैट लोकेशन इज अ मिस्ट्री, क्योंकि ऐसा सब जगह पे नहीं है ना। ये एक डिफरेंट ये डिफरेंट प्लेस है। तो सेम वे तिब्बत में ये जो लासा परिसर है, वहां पे जो भी सिखाया गया है, वहां के जो एनर्जीज है, वहां पे फ्रीक्वेंसीज जो अभी जब से वो वहां पे है लामासरी क्रिएट की गई है, उसके वजह से ये एक अद्भुत जगह भी बन गई है तिब्बत में। और ये दोनों जगहें अभी ऑक्यूपाइड है बाय सम कंट्री। तो दिस इज अबाउट थर्ड आई बुक प्रस्तावना है। हम टुमारो शुरू करेंगे लॉब्संग रामपा के बचपन के बारे में। उन्होंने बताया है जब वो 4 साल के थे, वो स्टोरी हम सुनेंगे। ओके मास्टर्स, अभी ध्यान करते हैं। 15 मिनट्स है ना हमारे पास। हाँ, तो 15 मिनट का ध्यान करें। हाँ चलेगा। ओके मास्टर्स, आप पूरी तरह से ध्यान की स्थिति में बैठ के शांत मन से बैठ जाइए। आपके पास पिरामिड कैप है तो पहन लीजिए मास्टर्स। शरीर को रिलैक्स रखिए। अपनी पीठ की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और पैरों को क्रॉस कर लीजिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जस्ट रिलैक्स। अपनी श्वासों पे पूरा ध्यान केंद्रित करें मास्टर्स। महसूस कीजिए कि आप एक पिरामिड में बैठे हैं और आपके सामने आपके परमात्मा, आपके गुरु आपके साथ ध्यान कर रहे हैं। श्वास अंदर ले और फील कीजिए कि उनके जो परमात्मा से आपको गोल्डन एनर्जी मिल रही है, वो धीरे धीरे आपके सहस्रारा चक्रा से आपके फोरहेड, आपके माथे में समा रही है। अपने माथे को एकदम रिलैक्स कीजिए। कोई तनाव, तकलीफ सब आप श्वास छोड़ते हुए बाहर
बाहर निकालेंगे। आपके चेहरे का हर एक मसल, हर एक अवयव, हर एक अंग पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। श्वास अंदर ले, आंखें, नाक, कान, चीक्स, आपका जॉ लाइन सब कुछ कंप्लीटली रिलैक्स हो गया है। ब्रीद आउट, सारे टेंशन को बाहर निकाल दीजिए। ये स्वर्णीय ऊर्जा धीरे धीरे आपके गले में, गर्दन में और अपने शोल्डर्स में समा रहे हैं। इस ऊर्जा को पूरी तरह से आपके शरीर में समाने दीजिए मास्टर्स। ये पवित्र ऊर्जा है। आपके कंधों में जो भी तकलीफ है, परेशानी है, कोई भी स्ट्रेस है, वो निकाल दीजिए, ब्रीद आउट कर दीजिए। ये सारे नेगेटिव ऊर्जाएं, तकलीफें हम परमात्मा के उजाले में छोड़ रहे हैं। महसूस कीजिए कि वो उजाला सूर्य की तरह प्रकाशमान है और उसमें जाके ये सारे नेगेटिव इमोशंस परिवर्तित हो गए हैं अच्छाई में। आपकी आंखों के सामने अभी सिर्फ वो स्वर्णीय ऊर्जा है जो धीरे धीरे पूरे शरीर में समा रही है। अब ये ऊर्जा आपके आर्म्स में, आपके हाथों में, उंगलियों में, हाथ के हर एक अंग में, हर एक अवयव में समा गई है। आपकी मन की आंखों के सामने सिर्फ स्वर्णीय ऊर्जा है जो आपके शरीर को हील कर रही है, तंदुरुस्त बना रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके चेस्ट एरिया में और पीठ के अपर एरिया में समा रही है, जहाँ पे हमारा हार्ट चक्र स्थित है। मन में कोई भी जेलसी, एंगर या फिर कोई भी नेगेटिव इमोशंस है तो उसे निकाल दीजिए। ये कोई नेगेटिव इमोशंस हमें मोक्ष प्राप्त नहीं करवाएंगे। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्यार, सच्चाई, प्रसन्नता अपने मन में रखना है। तो अब आप ब्रीद इन करके वो स्वर्णीय ऊर्जा आपके हार्ट चक्र में लेके जाएंगे और जो भी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स है उसे ब्रीद आउट करके बाहर निकाल रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं पूरी तरह से। ये नेगेटिव थॉट्स आप परमात्मा के उजाले में छोड़ देंगे परिवर्तन के लिए। धीरे धीरे स्वर्णीय ऊर्जा आपकी पेट के एरिया में, इंटरनल ऑर्गन्स, कमर में और पीठ के हर एक हिस्से में चला जा रहा है। जो भी हमारे प्रजनन के या फिर रिप्रोडक्शन के लिए जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है उनमें भी ये पूरी तरह से समा गया है। ये स्वर्णीय ऊर्जा आपके हर एक तकलीफ को, किसी को बैकबोन, पेट में कोई भी तकलीफ है तो उसे वो हील कर रहा है धीरे धीरे। मन में कोई घबराहट है, परेशानी है, असंतुष्टता है,
सब निकाल दीजिए बाहर, ब्रीद आउट कर दीजिए। ये सब कुछ परमात्मा के उजाले में छोड़ देंगे परिवर्तन के लिए। आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है, स्वर्णीय ऊर्जा से पूरी तरह से भरपूर हो गया है। अब हम धीरे धीरे अपने हिप बोन्स, थाइज, नीज पे कंसंट्रेट करेंगे। स्वर्णीय ऊर्जा को इस एरिया में पूरी तरह से समाने दीजिए। महसूस कीजिए कि आप जो हो, जैसे हो, योग्य है। जहाँ पे भी बदलने की ज़रूरत है, जो भी नेगेटिव इमोशंस मन में है, वो सब आप बाहर निकालने के लिए तैयार हो। ब्रीथ आउट करके सब कुछ बाहर निकाल दीजिए जो आपके आत्मा की उन्नति में सहभागी नहीं हो रहा है। इस शरीर के अंग में अब पूरी तरह से स्वर्णीय ऊर्जा है, कोई भी तकलीफ नहीं रही। पूरी तरह से ये बॉडी पार्ट हील हो गया है, प्रसन्न हो गया है। अब धीरे धीरे हमारे काफ मसल्स, हमारे एंकल्स और पैरों की उंगलियों तक स्वर्णीय ऊर्जा जा रही है। घुटनों के नीचे का पूरा एरिया स्वर्णीय ऊर्जा से भर गया है। जो भी पेन, तकलीफ, जो भी प्रेशर आ रहा था पहले, वो सब निकल रहा है। ऐसे लग रहा है कि पूरी ऊर्जा बाहर जा रही है, जो हमें कोई उपयोग नहीं दे रही थी, जो नकारात्मकता से भरी थी। ऐसी कोई भी ऊर्जा अब हमारे पैरों में नहीं है। पैरों में सिर्फ स्वर्णीय ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी और हीलिंग है। सर से लेके पैरों की उंगलियों तक हम पूरी तरह से स्वर्णीय ऊर्जा से भरपूर हो गए हैं। अब जस्ट रिलैक्स, आंखें बंद रखिए। फील कीजिए कि आपका पूरा शरीर स्वर्णीय कलर से, स्वर्णीय रंग से भर गया है। कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो आप, और आपको कॉस्मिक एनर्जी भी मिल रही है। श्वासों पे ध्यान केंद्रित करें मास्टर्स। लास्ट के 2 मिनट्स हैं। मन की शांतता को बनाए रखें। श्वासों पे ध्यान केंद्रित करें। आंखों को बंद ही रखिए। Just relax and be with your breath.
आखिरी का 1 मिनट है मास्टर। अब आप मन में धन्यवाद कीजिए इस यूनिवर्स को, इस मूवमेंट को जहाँ पे हमें मौका मिला शामिल होने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इस ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए, इस ग्रुप एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। अब आप धीरे धीरे हाथों को रब कीजिए, अपनी आंखों पे रखिए, हाथों की ऊर्जा पूरे चेहरे पे, कान पे, अपने शोल्डर्स पे, और आंखों को धीरे से खोल दीजिए मास्टर्स। स्माइल रखिए अपने फेस पे एंड क्लैप फॉर योरसेल्फ। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अद्भुत, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान है। यस, बहुत अच्छा।